जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास अम्ल और क्षार की क्लास नंबर दूसरी थी, लेकिन जो पहले मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ उसे पहले आपको गौर से समझना है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से। नंबर फर्स्ट, इसकी क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो यूट्यूब पर जा कर के आप इसकी क्वालिटी को आप सही करेंगे। सेकंड, इस क्लास से जो मैंने PDF लिया है, आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक से इसका कंटेंट उठाया है, लिया है, ठीक है ना। तो आपकी कोई भी परीक्षा हो, तो चाहे कोई वनडे हो या आप 9th या आप हाई स्कूल के अगर आप विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। जब वीडियो क्लास में आप पहुँचेंगे ना, तब आप खुद महसूस कर पाएंगे कि कंटेंट मैंने आपको बेहतर तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है और आपको प्रॉपर तरीके की क्लास दी जा रही, वो भी डेली, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कोई हम इंफॉर्मेशन या कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को आप देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको एक कमेंट भी करना है कि हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब जो मैंने फर्स्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्लास मैंने सब पढ़ा दिया है यहाँ पर। ये मैंने NCERT से मैंने उठाया है, जितना कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैंने अम्ल क्षार के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने अम्ल क्षार के मतलब कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है यौगिक को, सब मैंने पढ़ा दिया है। इसलिए आप हमारी इसके लिए फर्स्ट क्लास आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी खोपड़ी में, आपके माइंड में सेट हो पाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे या फिर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास नंबर फर्स्ट का मैं लिंक में डाल दूँगा, जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे, ठीक है। हम लोग को मैंने पढ़ाया है प्रॉपर तरीके से कि क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है, और किससे किससे मिलकर बना होता है, ये कौन सा आयन देता है, ठीक है ना, सब मैंने पढ़ा दिया है। और क्षार को भी मैंने प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है। फिर मैंने अम्ल और क्षार का मैंने ट्रिक्स मैंने समझाया था कि हम इसे याद कैसे करेंगे। देखिए, पढ़ आप कहीं से पर्स भी लेंगे, लेकिन याद कैसे आप करेंगे, तो मैंने याद करने का भी मैंने आपको तरीका मैंने बताया है, जिस तरह मैंने याद किया है, ठीक है ना। ये मेरी खुद की स्लाइड है, मैंने खुद डिजाइन किया है, इसलिए हर स्लाइड में मेरा वाटर मार्क मेरा खुद का मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना, दिख भी रहा होगा आपका, हर स्लाइड में तुम्हें मिलेगा। फिर मैंने अम्ल और क्षार के बारे में मैंने जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग संकल्पनाएं दी थी उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया था। ब्रॉन्स्टन लॉरी ने जो सिद्धांत दिया था इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था, और लुईस अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ा दिया था, और अम्लों के प्रकार, इसको भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन जो आज हमारी क्लास होगी ना, वो होगी कार्बनिक। मैंने आपको कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल के बारे में बेसिक और बेहतर तरीके से मैंने बताया था। तो उस दिन मैंने आपको कार्बनिक पढ़ा दिया था, लेकिन आज हम उसी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम पढ़ेंगे अकार्बनिक, ठीक है। और इसको मैंने कार्बनिक अम्ल और उसके स्रोत मैंने सभी को पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ना, एक मिनट, जितना आपको दिख रहे हैं ना, सभी को मैंने याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने पहली वाली वीडियो को आपने ना देखा हो तो जा करके देखिए, ओके। चलिए, आज हम अब पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर। दो भागों में बांटा गया था। पहला कार्बनिक था, यानी जिनमें कार्बन की संख्या उपस्थिति होगी उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। और जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, अकार्बनिक, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। कार्बनिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः
वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा आणविक तत्व उपस्थित होता है। देखिए कार्बनिक में क्या था, जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाएगी वह कार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। जैसे ये कार्बनिक अम्ल पेड़ पौधों से तथा जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते थे। देखिए मैंने आपको पढ़ाया कार्बनिक वाले में, जाकर के देखो यहाँ पर मैंने और पढ़ाया था कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं कौन, कार्बनिक अम्ल। लेकिन अकार्बनिक के बारे में हमने पढ़ाया है कि ये इनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, यानी अकार्बनिक अथवा खनिज अम्ल प्राकृतिक रूप में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हें अकार्बनिक खनिजों से प्राप्त किया जाता है। खनिज अम्ल वस्तुतः वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अब इससे कुछ उदाहरण हैं किसके, अकार्बनिक के। कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4, ये पावरफुल अम्ल होता है। ठीक है ना। सेकंड दूसरा इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। थर्ड है नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका फार्मूला है। ठीक है। सर्वप्रमुख खनिज अम्ल हैं। अब देखिए पहले हम समझेंगे कि इनका उपयोग क्या क्या है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि अगर हमारे घरों में जो बैटरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं ना, जिसमें लिक्विड भरा होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर पेट में, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसके बहुत सारे उपयोग हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि चमड़े को स्किन से हटाने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर देते हैं। इनके सभी के अलग अलग उपयोग भी होते हैं। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछेगा वहाँ पर पेपर में कि निम्न में से कौन सा अम्ल अकार्बनिक है, तो वहाँ पर सभी कार्बनिक रहेंगे या फिर सभी अकार्बनिक हो सकते हैं, और उनमें से एक कार्बनिक दिया होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी आपका कार्बनिक है, इसलिए भी आपका अकार्बनिक है, और ये नाइट्रिक अम्ल भी आपका अकार्बनिक है। ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों अकार्बनिक हैं। ठीक है। इसमें इन्हें बेंच अम्ल भी कहा जाता है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्हें क्या कहा जाता है, आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। लेकिन आपको तीन ये बताए गए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट। अरे भाई क्यों लग रहे हो। ठीक है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर एक होता है ऑक्सी अम्ल। ठीक है। पढ़ते हैं, कितना मैडम बचा, थोड़ा ही है, चलो। ऑक्सी अम्ल ऊपर पहुंच जा भाई। ठीक है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, यानी मिला हुआ रहता है, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ऑक्सी अम्ल को ऑक्सो अम्ल भी कहा जाता है, जिसे फास्फोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं H3PO4, तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 ऑक्सी अम्ल के प्रमुख उदाहरण हैं। इस PDF से आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये PDF मैं आपको सुविधा के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहीं पर से आप इसको ले सकते हैं। वीडियो क्लास में मैं आपको बोल दूंगा कि ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। ओके। दूसरा होता है इसमें ठीक है, हाइड्रा अम्ल। ठीक है। यानी हाइड्रा एसिड। हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तथा हाइड्रोजन सांद्र हाइड्रोजन समूह के किसी तत्व अथवा हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी जितने तत्व होते हैं, ये सभी हाइड्रोजन तत्व होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। के समान किसी भी तत्व जैसे साइनाइड के साथ संयोजित होते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, नीचे आ जाते हैं।
जैसे HCl, अगर देखो H था, अरे भाई रुक जाओ, हाँ जैसे H था, अब हाइड्रोजन में क्या है, क्लोरीन, इस साथ में क्लोरीन लगा दो, हो गया HCl। अच्छा, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HCH, ठीक है। अब इनमें फ्लोरीन था, यहाँ पर फ्लोरीन दिया है, लगा दो HF, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, इसको लिख सकते थे ना, H, ब्रोमीन का Br होता है HBr, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। फिर इसमें लिखा है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, H के सबके साथ में H चलेगा, H क्या लिखा है, साइनाइड CN, लगा दो, हो जाएगा तुम्हारा क्या, हाइड्रम्ल, ठीक है ना। इतना कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी आप, अगर आपको हाइड्रम अम्ल अगर आपको पहचानना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें पहला हाइड्रोजन रख लेंगे और जितने तत्व तो दिए गए हैं ये वाले, इनको सभी इससे आगे लगा देंगे। जैसे कि फ्लोरीन है तो लगा दो वहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है Cl लगा दो, ब्रोमीन है Br लगा दो, आयोडीन है तो I लगा दो, ठीक है ना। तथा ये से क्या बोलते हैं, साइनाइड के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लग सकते हैं HCN, जो कि लास्ट वाला आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये ठीक, ये लास्ट का HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ओके, चलिए अब प्रबल अम्ल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर से देखने लायक आप रहेगा, जितने इंपॉर्टेंट लगाएंगे ना उतने कम रहेगा इसके लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। तो पहले पढ़ते हैं प्रबल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसका एक डिफिनेशन और है, प्रबल अम्लों में प्रोटॉन यानी कि अर्थात हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, किसमें, प्रबल अम्ल में। ध्यान रखना इस चीज़ को भी, चाहे अगर आप कक्षा 9-10 के लड़के हैं तो चाहे इसको लिख देना परिभाषा में, चाहे इसको लिख देना, लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा बेहतर यही है डेफिनेशन, प्रबल अम्लों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला रख लो। इसका उदाहरण देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि हमारे पेट पर पाया जाता है, हमारे स्टमक में, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नेक्स्ट हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी HBr आदि प्रबल अम्लों के उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो वहाँ पर एक प्रबल अम्ल नहीं होगा, वहाँ पर एक दुर्बल अम्ल दे देगा ऑप्शन में, तो हमारा दुर्बल अम्ल वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी एक मिनट भाई कहाँ लग रहे हो, हाँ यहाँ, वेरी जितने वेरी लगाओगे ना उतने कम इसके लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल। जब मैंने pH स्केल के बारे में पढ़ाया था पुराने वीडियो में, तो मैंने बोला था कि पहले मैं अम्ल और क्षार मैंने ना पढ़ाया था, मुझे पता था कि पहले मैं pH स्केल पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया था कि अम्ल किधर होगा और क्षार किधर होगा और उदासीन किधर होगा, ठीक है। और प्रबल अम्ल कहाँ पर होगा, प्रबल क्षार कहाँ पर होगा, दुर्बल अम्ल कहाँ पर होगा और दुर्बल क्षार कहाँ पर होगा। तो मैंने सभी pH स्केल मैंने पढ़ाया था। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको स्केल से कैसे पता करेंगे कि कोई विलयन अम्ल है कैसे है,
कि कोई विलयन क्षार कैसे है, तो हमारी अम्ल और क्षार वाली वीडियो आप लोग आप पीएच स्केल वाली वीडियो हमारी देख लेना, उससे आपका प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि पीएच स्केल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, किस सन में दिया था, और किसी विलयन को अम्ल और क्षार हम किस आधार पर कहेंगे, उस सभी को प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ाया है वहाँ पर। ठीक है, वह वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, तो आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा पीएच स्केल। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पर उसकी थंबनेल नहीं है, मैं आपको दिखा देता। ठीक है, या फिर आप मेरी कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाना तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको वीडियो ये वाली। ठीक है ना, चलिए हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वो पूर्णतया आयनित हो जाता था प्रबल अम्ल, लेकिन दुर्बल अम्ल पूर्णतया आयनित नहीं होता, ये आंशिक रूप से आयनित होता है, उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, और दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों यानी H+ आयन का पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, या फिर ये पूर्णतः त्याग नहीं कर पाते, किसका, H+ आयनों का। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जब कभी पढ़ा करो ना कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, तो कंपेयर कराते हैं। प्रबल अम्ल पूर्ण रूप से विलयन में आयनित होता था, लेकिन दुर्बल अम्ल पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता था, बल्कि आंशिक रूप से आयनित होता था। ठीक है, प्रबल अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन पूर्णतः त्याग करता था, लेकिन दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों का यानी H+ आयन का पूर्णतः त्याग नहीं कर पाता है। ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर बात करेंगे दुर्बल अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, ये आपके फार्मूला भी आ जाते हैं, ध्यान रखना है, फार्मूले भी आपको ध्यान रख करके चलने हैं। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल। ठीक है, HCOOH इसका फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं H2S, आदि सभी दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए एक और मैं तुमको एक सिखा देता हूँ अम्ल क्षार पहचानने का। अम्ल में लास्ट में हमेशा H रहेगा। ठीक है, लेकिन ये अम्ल में ऐसा मिलेगा था आपको, अम्ल में आपको लास्ट में हमेशा H मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्षार में हमें हमेशा आपको लास्ट में OH मिलेगा, बस क्षार में। ठीक है, ये दुर्बल हमारे अम्ल हैं, लेकिन क्षार में आपको पर्टिकुलर OH दिखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा लास्ट में। ये इसका बेसिक फंडा था। ठीक है, ये आपके एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फाइड आदि सभी दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। ओके, 18 मिनट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने एक स्लाइड लिया है, इसको अब गौर से देखेंगे, ध्यान से, क्योंकि कभी कभार क्रम से लगाने के लिए आ जाता है ना, समझना है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हमारे घर में जो बैटरी होती है ना, उनमें बैटरी उनमें पाया जाता है, लिक्विड वाली। ठीक है ना, ये क्रम है। सबसे पावरफुल सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे कम नाइट्रिक अम्ल, फिर अमोनिया NH3, फिर CO2। ये सभी उदाहरण, मतलब ये क्रम है। सबसे पावरफुल सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये घट रहा है, ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, प्रबलता उसकी घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपकी, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ज़्यादा तो अम्ल कमज़ोर, ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा तो अम्ल कमज़ोर। कार्बन, मतलब ये क्या स्थिति होगी सबसे, अगर ये प्रबल अम्ल होगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा तो अम्ल कमज़ोर, कार्बन कमज़ोर करेगा,
नेक्स्ट ऑक्सीजन मजबूत करेगा। बस इसको हम पहचान सकते थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला जो हमारा स्लाइड है ना, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर एक होता तनु, एक होता सांद्र। ठीक है, समझते हैं। सांद्र अम्ल वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। एक मिनट को थोड़ा सी ऊपर कर देता हूँ इसको। सांद्र अम्ल वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब तनु की बात करते हैं। जब कभी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल पढ़ेंगे ना, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रबल अम्ल पढ़ा था और दुर्बल अम्ल पढ़ा था ना, हमने कंपेयर किया था। तो हमेशा जब कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो हमें तुमको याद हो जाएगा। लेकिन सोच लेंगे कि ऐसे रट लेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन जब कभी पढ़ना तो कंपेयर कर लेना इसका। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ पर था तनु अम्ल, ठीक है, वह जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम तनु अम्ल कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये आपका सॉल्ट है, ये विलेय है, और ये विलायक है, विलायक इसको बोल देते हैं, पानी है, वाटर जिसको बोलते हैं ना। और जब दोनों को मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा आपका? विलयन, वाटर, साल्ट वाटर। ठीक है, साल्ट, एक मिनट में हट जा भाई, साल्ट आपका विलयन है, सॉरी विलेय है, और वाटर आपका विलायक है। और अगर दोनों को मिलाएंगे ना हम, तो क्या बनेगा? विलयन, जो कि बना है वाटर, साल्ट प्लस वाटर दोनों। देखो विलेय क्या है? साल्ट है। किसमें हम मिला रहे हैं? तो पानी में मिला रहे हैं। तो जिसमें हम मिला रहे होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं विलायक। ध्यान रखना, विलेय साल्ट, साल्ट को हम किसमें मिला रहे हैं? पानी में, वाटर में। तो जिसमें हम मिला रहे होते हैं ना, उसे बोलते हैं विलायक। जब इन दोनों मिलेंगे ना, तो क्या बनेगा? लास्ट में बनेगा विलयन, यानी सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं साल्ट वाटर। ओके, आगे बढ़ें। ये क्रम इसका ऐसे चलता है। चलिए ठीक है, कितना बचा? और काफ़ी है भाई, अभी मानना पड़ेगा। अभी आपकी लगभग 45 पेज की पूरी स्लाइड है, अभी तो हमारी 17 ही चल रही है। जब कभी बोलते रहा हूँ मैं, जब आपका पूरा मैं आपको पढ़ा दूंगा, MCQ प्रश्न करवा दूंगा पूरा, तब ये टेलीग्राम पर आपकी पड़ जाएगी सेम बाय सेम। इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसलिए ये सुविधा के लिए आपको प्रोवाइड कराई जा रही PDF। चलिए समझते हैं फिर से। अब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। धातुओं के साथ अपक्रिया मैं साथ बोल रहा हूँ ना, साथ, ठीक है, यानी रिएक्शन विद मेटल्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए, जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा ना, तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस देगा। ये किसी एग्जाम में, देखो अभी मैं पेपर देने के लिए मैं गया था, कहाँ पर मैं, शायद जनवरी में था, मेरा पुराना पेपर लगा था CTET का। तो उसमें रसायन विज्ञान में पेपर में आया था प्रश्न कि जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो वो बनता है, तो मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? तो उसमें लास्ट में था क्या ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा? तो हाँ,
वो हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा भी था जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। अम्ल क्रियाशील धातुओं यानी कि रिएक्टिव मेटल्स के साथ अभिक्रिया करता है या करते हैं तथा लवण तथा यानी कि नमक तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ना कि HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको मैंने पढ़ाया है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर से एक धातु ली गई है मैग्नीशियम यानी Mg। जब इन दोनों की हम क्रिया कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा मुझको, MgCl2, ठीक है। यानी Mg मैंने इसने लिया यहाँ से और Cl यहाँ से लिया। अगर दो का अगर आगे गुणा है तो हम 1 मिनट में पूरा पढ़ा देता हूँ ना। अगर दो का अगर आगे गुणा इसके लगा है तो मान लेते हैं कि दो भी H भी 2 है और Cl भी 2 है, तो Cl चाहे 2 में यहाँ लगाऊँ, 1 मिनट में समझ, चाहे मैं Cl2 लिखूँ और चाहे मैं Cl2Cl लिखूँ, बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Cl2 लिख दिया है MgCl2 और साथ में जो तुम्हारा 2H था ना, तो यहाँ पर अगर चाहे मैं 2H लिखूँ या फिर मैं H2 लिखूँ, दोनों को बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2H है ना, 2H यहाँ पर देखो 2H है लास्ट में, 1 मिनट, यहाँ पर लास्ट में 2H है लेकिन यहाँ पर H2 है हाइड्रोजन। तो ये जब कोई अम्ल क्रिया करे किससे, धातु से, तो वो एक लवण मतलब कि लवण बनाएगा, नमक बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को छोड़ेगा। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो लगभग 2 बार रिवाइज कर लेना, तुम्हारी खोपड़ी में आराम से पड़ जाएगा ये। चलिए एक और देख लेते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण यानी कि नमक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हम फिर से लेंगे अम्ल, ले लेंगे H2SO4, ये अम्ल है, ठीक है। अब एक हम ले लेंगे क्या, कॉपर कार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है CuCO2, ठीक है। और जब इन दोनों की हम अपक्रिया करेंगे ना, क्योंकि देखो एक तो हमारा अम्ल है और दूसरा हमने एक कंपोनेंट लिया जिसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। जब इन दोनों की हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, यानी कि ये नमक बनाएगा, लवण बनाएगा, ठीक, जहाँ की आपको यहाँ पर दिया गया है, ये देखो। और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, यहाँ पर जल इसने बना दिया H2SO4, और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना दिया है। कुछ खोपड़ी में जा रहा है कुछ, ठीक है। तो पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, एक हमने कंपोनेंट हमने लिया एक यौगिक जिसका नाम है कॉपर कार्बोनेट। जब इन दोनों की हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर लवण बनेगा जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि बना है CuSO4, ये लवण है, साल्ट है, और साथ में बनाएगा ये जल जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और लास्ट में बनाएगा ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन के 2 ऑक्साइड, डाई मतलब 2, ठीक है ना। चलिए क्लास को एंड करें। अब कल हम पढ़ेंगे क्षारकों के साथ अपक्रिया। एक मिनट भाई, क्षारकों के साथ अपक्रिया, ये कल का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्लास को अब यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप वीडियो के लास्ट में बने रहे होंगे तो आप इस चीज़ को खुद महसूस कर पाए होंगे कि हाँ मैंने एक बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया है अपनी ओर से। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट आपका देख करके इस टॉपिक का वीडियो लाने का भरसक प्रयास करूँगा। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो बहुत सारे प्लेटफार्म होते हैं जैसे कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफार्म है, वहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।